समकालीन विश्व में सुरक्षा। और इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं सुरक्षा का अर्थ क्या होता है, मतलब सुरक्षा से हम क्या समझते हैं। इसके अलावा सुरक्षा की धारणाओं को भी हम समझेंगे, कितनी धारणाएं हैं। और सुरक्षा के ऊपर जो प्रमुख खतरे हैं जैसे कि आतंकवाद है, महामारी है, ग्लोबल वार्मिंग है ना, ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। इसके अलावा आप इस चैप्टर में आपको ये भी समझने को मिलेगा कि भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए कौन सी नीतियाँ अपनाई है, जैसे कि बाहरी खतरे होते हैं या फिर कुछ आंतरिक खतरे हैं भारत के सामने, उसके लिए कौन सी उसने रणनीतियाँ अपनाई है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। करते हैं आज की इस वीडियो को, ये पार्ट 1 में। और सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में समझने वाले सुरक्षा का अर्थ क्या होता है, सुरक्षा का मतलब क्या है। देखिए, सिंपल शब्दों में आप सुरक्षा का मतलब बता सकते हैं खतरों से आज़ादी, है ना। यानी कि आप बिल्कुल सुरक्षित है, आपके ऊपर किसी प्रकार का खतरा नहीं है, तो आप क्या है, आप सुरक्षित हैं, यानी कि सुरक्षा हो गया। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई हम हमेशा मतलब खतरों से आज़ाद ही रहते हैं, है ना। हमेशा थोड़ी नहीं होते। आप घर से बाहर निकलेंगे, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मान लो कि आप गली में चल रहे हैं और छत पे से किसी की बिल्डिंग पे से ईंट गिर गया आपके सर पे, है ना। तो आप उस समय भी क्या है, आप सुरक्षित नहीं है। तो देखिए, मतलब सुरक्षा पे हम उन्हीं चीज़ों को खतरा मानते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब गंभीर समस्याएं हैं, जो क्या है, कहीं ना कहीं सुरक्षा के ऊपर गंभीर खतरे हैं। उन्हीं को हम सुरक्षा के ऊपर खतरा मानते हैं। छोटी मोटी चीज़ों को हम सुरक्षा के ऊपर खतरा नहीं मान सकते। अगर हम छोटी मोटी चीज़ों को भी सुरक्षा के ऊपर खतरा मानेंगे तो फिर तो हम अपने जीवन में कभी भी सुरक्षित नहीं माने जाएंगे। ठीक है। तो सुरक्षा का मतलब सिंपल अर्थ आप बता दें, खतरों से आज़ादी। और कहीं ना कहीं उन खतरों से आज़ादी जिससे हमारे जीवन के केंद्रीय मूल्य को नुकसान होता हो, केंद्रीय मूल्य को खतरा पहुंचता हो। अब देखिए, सुरक्षा की दो धारणाएं हैं जिसको हम इस चैप्टर में बहुत ही विस्तार पूर्वक तरीके से समझने वाले हैं। एक तो पारंपरिक धारणा है और एक अपारंपरिक, यानी कि इसको हम गैर पारंपरिक धारणा भी बोल देते हैं। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पारंपरिक जो सुरक्षा की जो धारणा है उसको हम विस्तार पूर्वक समझ लें। देखिए, जो पारंपरिक सुरक्षा की जो धारणा है इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। बाहरी सुरक्षा इसमें हम शामिल करेंगे और आंतरिक सुरक्षा को हम इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम बाहरी सुरक्षा को समझ लेते हैं। ये बाहरी सुरक्षा है क्या? बाहरी सुरक्षा को हम राष्ट्रीय सुरक्षा भी कह सकते हैं। और आपको पता है कि किसी राष्ट्र को खतरा किन चीज़ों से हो सकता है, तो इसके अंदर हम बाहरी खतरे को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। अब बाहरी खतरा क्या है? बाहरी खतरा आप दूसरे देश को मान सकते हैं, है ना। जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझे, तो हमारे लिए, भारत के लिए खतरा कौन से देश उत्पन्न करते हैं? पाकिस्तान, चाइना जैसे देश, है ना। तो बाहरी सुरक्षा में जो खतरा है, खतरा का जो मेन स्रोत है वो कोई दूसरा मुल्क है जो क्या करता है, हमले की धमकी देता है और या हमले करने की कोशिश करता है। तो इस चीज़ को हम इसमें शामिल करते हैं। अब देखो, इसमें क्या होगा, युद्ध होगा। और युद्ध के समय ना, सैन्य जब हमला होता है तो वहाँ पे सिर्फ सैनिक नहीं मरते हैं बल्कि देश के नागरिक भी मरते हैं, है ना। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, औरतें, है ना, सब मारे जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप जो परमाणु हमला हुआ था जापान के ऊपर, तो उसके बारे में आप लोगों को पता होगा, कितना ज़्यादा मतलब विनाश वहाँ पे हुआ था। तो बाहरी खतरे से निपटने के लिए सभी देश क्या करते हैं, अपनी कुछ नीतियाँ अपनाते हैं। बाहरी जो सुरक्षा है उसकी कुछ नीतियों की हम बात कर लेते हैं। तो बाहरी सुरक्षा की सबसे पहली नीति है सैन्य शक्ति को मजबूत करना, है ना। अगर आप बाहरी खतरों से मुक्ति पाना चाहते हैं या बाहरी खतरे को आप कहीं ना कहीं उसका समाधान करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सैन्य शक्ति को मजबूत करना होगा। आप अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल बना ले कि कोई भी देश आपके ऊपर हमला करने से पहले 4 बार सोचे, है ना। तो इसके लिए सभी देश क्या करते हैं, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाते हैं। इसके अलावा आप शक्ति संतुलन की नीति को अपना सकते हैं। शक्ति संतुलन की नीति का मतलब क्या है कि अगर आप अपने चारों तरफ देखें, जैसे हम भारत की बात करें, तो भारत अगर अपने चारों तरफ देखे तो बहुत सारे उसके देश जो है, कुछ कमज़ोर है तो कुछ बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जैसे कि चाइना जैसे देश हमसे ज़्यादा ताकतवर है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, चाइना जैसे देश से अपने शक्ति को संतुलन करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि उसके पास 4 लड़ाकू विमान है, 4 लड़ाकू विमान कह रहा हूँ, मान लो कि 50 या 100 लड़ाकू विमान है उसके पास, तो हम भी क्या कोशिश करेंगे कि हम भी कम से कम 50 या 100 लड़ाकू विमान रखें, उसके बराबर कम से कम अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करें। अगर सैनिकों की संख्या मान लो उसके पास 15 लाख है, तो हम भी कोशिश करें कि भाई अपने सैनिकों की संख्या कितनी कर सके, लगभग लगभग 15 लाख तक कर सके। तो इसको हम क्या बोलेंगे, शक्ति संतुलन बोलेंगे, है ना। दोनों देश क्या है, शक्ति के मामले में बराबर है, तो कोई भी एक दूसरे के ऊपर हमला करने से पहले कई बार सोचेंगे, ये हो सकता है। इसके अलावा आप गठबंधन बना सकते हैं। गठबंधन क्या होता है कि कुछ देश आपस में, शक्तिशाली देश है या फिर बहुत सारे देशों का ग्रुप है, वो आपस में मिलेंगे और अपने आप, मतलब सभी देश एक दूसरे की रक्षा का वचन देंगे। जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है नाटो। इस समय, है ना, लगभग 30 देश इसमें शामिल है। और 30 में से किसी एक देश के ऊपर भी हमला हो जाता है ना, तो नाटो के सभी देश मिल जाएंगे और उस देश के ऊपर
हमला कर देंगे जिसने नाटो के किसी भी देश के ऊपर हमला किया है। ठीक है, तो ये एक तरीके से गठबंधन होता है जिसमें बहुत सारे देश आपस में मिलके शक्ति संबंध स्थापित करते हैं। ये एक तरीके से लिखित रूप में होते हैं, बहुत सारी संधियाँ होती है लिखित रूप में गठबंधन की, तो उसके अनुसार चलता है। इसके अलावा आप क्या करेंगे, युद्ध के लिए तैयार रखेंगे अपने सैनिकों को, युद्ध के लिए हमेशा तैयार रखेंगे। ये भी बाहरी सुरक्षा की एक नीति में आ जाता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा भाई 1962 में हम हार गए थे चाइना से, क्योंकि हम युद्ध के लिए बिल्कुल भी उस समय तैयार नहीं थे, है ना? लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अभी हमारी सैनिक जो है, हमारी जो सेना है, वो युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर पाकिस्तान हमला कर दे, चाइना हमला कर दे, दोनों को लपेट सकते हैं हम, है ना? तो ये होता है युद्ध के लिए आप अपने सैनिकों को क्या करेंगे, तैयार रखेंगे। ये बाहरी सुरक्षा की प्रमुख नीतियाँ है। बाहर से जो खतरा उत्पन्न होगा ना, उसका समाधान उसको आप इन नीतियों को अपना के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आंतरिक सुरक्षा की। देखिए, आंतरिक सुरक्षा में क्या होता है? आंतरिक सुरक्षा यानी कि देश की सीमा के अंदर जो भी सुरक्षा के ऊपर खतरे हैं ना, उसको हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, देश के अंदर सुरक्षा के ऊपर कौन-कौन से खतरे हैं? मैं आपको बता दूँ, जितनी ज़्यादा मतलब बाहरी खतरा ज़्यादा मतलब गंभीर नहीं है ना, उससे ज़्यादा गंभीर आंतरिक खतरे हैं। जैसे कि सांप्रदायिक हिंसा। सांप्रदायिक हिंसा आपको पता है क्या होता है? सांप्रदायिक हिंसा यानी कि संप्रदाय के आधार पे, है ना? ये भी एक तरीके से धर्म के आधार पे होता है। धर्म के आधार पे मारकाट होता है। आपको पता है कि भारत में अलग-अलग धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, आपको पता है बहुत ज़्यादा हिंसा। अभी हाल-फिलहाल में ही आप लोगों ने न्यूज़ चैनल अगर आप लोग देखते होंगे, तो ज़रूर देखा होगा आप लोगों ने कि कितना ज़्यादा हिंसा, मारकाट हुआ। इसके अलावा अलगाववादी आंदोलन, है ना? देश के अंदर अलगाववादी आंदोलन होते हैं जो कि देश को अलग करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप खालिस्तान जैसे पंजाब का जो खालिस्तान है, जो मतलब एक तरीके से ग्रुप है, मतलब अलग एक देश की मांग करे, खालिस्तान नामक देश की मांग करते हैं। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं वो भी भारत से अलग होने की बात करते हैं। तो ये अलगाववादी आंदोलन भारत में कई जगह चल रहे हैं। इसके अलावा नक्सलवादी आंदोलन चल रहे हैं ना। और आपको मैं बता दूँ कि जितने ज़्यादा सैनिक हमारे बॉर्डर पे नहीं मारे जाते हैं ना, उससे ज़्यादा हमारे जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो देश के अंदर नक्सलवादियों द्वारा मारे जाते हैं। नक्सलवादी आंदोलन भी एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसके अलावा जातीय हिंसाएँ होती है हमारे देश में, है ना? कोई अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक की जैसे अभी एक न्यूज़ देखा था जिसमें मैंने सुना कि भाई एक नीची जाति का बालक था, बच्चा था, जिसको किसी हेडमास्टर ने शायद डंडा मारा, और ऐसा बता रहे हैं कि मतलब जो न्यूज़ आया था, उसमें उस बच्चे की मृत्यु हो गई। ठीक है? तो इसके आधार पे बहुत ज़्यादा मतलब हिंसाएँ होती है। आपको पता है जाति के आधार पे बहुत ज़्यादा भारत में हिंसाएँ देखने को मिल सकती है आप लोगों को। तो ये भी एक बहुत ही गंभीर समस्या है, और हर एक सरकारें चाहती है कि इन समस्याओं का निपटारा किसी तरीके से कर लिया जाए। तो सबसे पहले हम टॉपिक की बात करते हैं जो कि है सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। इसमें हम सबसे पहले हम निशस्त्रीकरण की बात कर लेते हैं। देखिए, निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है? निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि कुछ विशेष किस्म के हथियार जो है वो देश नहीं बनाएंगे, है ना? और जैसे कि कोई जैविक हथियार है, कोई रासायनिक हथियार है, उसको बनाने पर पूरी तरीके से क्या लगा दिया गया? रोक लगा दिया गया। और इसमें क्या तहत दो संधि यहाँ पे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसमें से बीडब्ल्यूसी यानी कि बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, यानी कि हिंदी में इसको हम जैविक हथियार संधि बोलते हैं, जो कि 1972 में हुआ था। और इस संधि पे लगभग 155 देशों ने क्या किया? हस्ताक्षर किया था। दूसरा जो संधि किया गया था वो 1992 में, जिसको हम सीडब्ल्यूसी यानी कि रासायनिक हथियार संधि बोलते हैं हम इसको, या फिर इसको हम केमिकल वेपन्स कन्वेंशन भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। और इस पे कुल मिला के 181 देशों ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। तो ये निशस्त्रीकरण में आप ये दो संधि के बारे में लिख सकते हैं। निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है? कुछ विशेष किस्म के जो हथियार है, जो खतरनाक हथियार है, उसको देश नहीं बनाएंगे, उसका निर्माण नहीं करेंगे। ठीक है? और दूसरा जो है आपका वो है अस्त्र नियंत्रण, है ना? अस्त्र नियंत्रण का मतलब क्या होता है कि आप मतलब बहुत सारे देश क्या करेंगे, अस्त्र को बनाते समय यानी कोई भी हथियार बनाएंगे तो उसको एक लिमिट में ही बनाएंगे, है ना? लिमिट से ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। इसको हम अस्त्र नियंत्रण बोलते हैं। तो इसके अंदर अगर जो भी संख्या की गई उसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपका 1972 का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि है। इसको हम ABM भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या था कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका इस्तेमाल अमेरिका और सोवियत संघ क्या करना चाहती थी? सुरक्षा कवच के रूप में करना चाहती थी, लेकिन उस पर रोक लगा दिया गया। ये चीज़ आप समझ लीजिए। इसके अलावा दूसरा है परमाणु अप्रसार संधि, है ना?
परमाणु अप्रसाद संधि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि इस संधि में कहा गया है कि 1967, वैसे ये संधि 1968 में हुआ था। इस संधि में कहा गया है कि 1967 से पहले जिन देशों ने परमाणु परीक्षण कर लिया है, वही परमाणु हथियारों को रख सकते हैं। उसके बाद जितने भी देश परमाणु परीक्षण करेंगे, मतलब परमाणु परीक्षण कर ही नहीं सकते हैं, दूसरे देश परमाणु हथियार रख ही नहीं सकते हैं। ऐसा परमाणु अप्रसाद संधि में व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कुछ और संधियां जैसे कि सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि सेकंड है आपका, या फिर सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि है। इसके बारे में आप फर्स्ट चैप्टर में एक बॉक्स दे रखा है, वहां पे ज्यादा डिटेल में बता रखा है, तो लास्ट पेज पे बॉक्स दे रखा है, आप वहां से इन दोनों संधि के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। तो इन संधियों के बारे में आप अस्त्र नियंत्रण वाले पॉइंट्स में बताएंगे। इसके अलावा हम आखिरी पॉइंट की बात करें, वो है विश्वास की बहाली, है ना। पारंपरिक जो आपका पारंपरिक सुरक्षा का है, उसका एक और तरीका है विश्वास की बहाली। विश्वास की बहाली में क्या होता है कि दो देश आपस में क्या कर सकते हैं, विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। एक दूसरे देशों के भरोसे को जीत सकते हैं, जिसके अंदर क्या कर सकते हैं, वो अपनी सेना के बारे में दूसरे देश को बता सकते हैं, है ना। अपनी सैन्य रणनीतियों के बारे में बता सकते हैं, अब कहाँ कहाँ उन्होंने सैनिकों को तैनात कर रखा है, ये सारी चीजें बता सकते हैं दूसरे देश को। जैसे कि हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर सकते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान अगर विश्वास की बहाली करना चाहे, तो विश्वास की बहाली के अंतर्गत अपने सैनिक जानकारियों को क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, ताकि दोनों देशों के बीच में विश्वास बना रहेगा। और हाँ, ये तय हो जाएगा कि दोनों देश में से कोई भी एक देश एक दूसरे के ऊपर मतलब हमला नहीं करने वाला है। ठीक है, इसको हम विश्वास की बहाली कहते हैं, और ये भी सुरक्षा का एक पारंपरिक तरीके के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम सुरक्षा के अपारंपरिक तरीके यानी कि गैर पारंपरिक जो तरीके हैं उसकी बात करें, तो इसमें दो चीजें शामिल की जाती है दोस्तों। इसमें एक तो मानव की सुरक्षा की बात करते हैं, है ना। और मानव की सुरक्षा के ऊपर खतरे क्या है, इस समय हम गरीबी की बात करें, है ना, और इसके अलावा आपका आतंकवाद वगैरह की हम बात करें, महामारी की बात करें, तो ये सारी चीजें आती है। विश्व की सुरक्षा में क्या है कि पूरी दुनिया के सामने क्या है, बहुत सारे खतरे इस समय, नए खतरे मौजूद है, उनके बारे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे विश्व की सुरक्षा के संदर्भ में हम खतरे के नए स्रोत को हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए खतरे के नए स्रोत क्या क्या है, हम बारी बारी से डिटेल में हम सारे खतरे के जो नए स्रोत बता रखे हैं आपके बुक में, उसको हम समझने वाले हैं। तो खतरे के नए स्रोत में सबसे पहला है आतंकवाद। देखिए आतंकवाद क्या है, आतंकवाद जो है वो एक तरीके से हिंसा है ना। आतंकवादी क्या करते हैं, हिंसा फैलाते हैं। और अगर आतंकवादियों को अगर कोई वैश्विक स्थिति या फिर कोई राजनीतिक सरकार की, मतलब कोई भी सरकार की नीति उनको पसंद नहीं है ना, तो उसको बदलने के लिए वो क्या करते हैं, हिंसा करते हैं, लोगों को मारते हैं, काटते हैं, है ना। और इसके लिए वो क्या करते हैं, जैसे जो हवाई जहाज है उसको हाईजैक कर लिया, या फिर कहीं भीड़ भाड़ वाले जगह पे, रेलवे स्टेशन पे, वहां पे जाके बम लगा दिया, विस्फोट कर दिया, तो ये आतंकवादी गतिविधि के अंतर्गत आ जाता है। और काफी ज्यादा लोग आतंकवाद के कारण मारे जाते हैं, है ना। इसके अलावा दूसरा है आपका वैश्विक निर्धनता। ठीक है, हम वैश्विक निर्धनता की समस्या को अगर हम समझे, तो आपको पता है कि भाई इस समय पूरे विश्व में निर्धनता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। विशेषकर जो अल्प विकसित देश है, जो गरीब देश है, उसमें निर्धनता की मात्रा और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और ऐसा एक डाटा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इस समय की बात करें, तो पूरी दुनिया की आबादी हम 800 800 करोड़ के आसपास हम कह सकते हैं। ठीक है, 800 करोड़ के आसपास है। और ये जो हमारा जो 21वीं सदी के मध्य तक ये 1000 करोड़ को टच कर जाएगा, या उससे भी अधिक हो जाएगा। तो जनसंख्या लगातार बढ़ेगी। अब जी कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे क्या है, प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा रहेगा, है ना, और वहाँ पे जनसंख्या कम रहेगी, तो वो देश और ज्यादा आगे चल के अमीर होते चले जाएंगे। और जिन देशों में जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है और प्रति व्यक्ति आय कम है, मतलब लोगों की इनकम कम है, वो देश आगे चल के और ज्यादा गरीब होते चले जाएंगे। वहाँ पर निर्धनता की संख्या, गरीबी की संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी। ये भी एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हम बता सकते हैं मानवाधिकार का उल्लंघन, है ना। देखो बहुत सारे जगह पे क्या हो रहा है, मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। मानवाधिकार में हम क्या शामिल करते हैं, मानवाधिकार में हम किसी व्यक्ति के, किसी मानव की राजनीतिक अधिकार की हम बात करते हैं, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की हम बात करते हैं, है ना। वोट डालने का अधिकार है, स्वतंत्रता संबंधित अधिकार है, या फिर जो अल्पसंख्यकों के अधिकार है, वो सारी चीजें मानवाधिकार के अंतर्गत आ जाता है ना। अब मानवाधिकार का उल्लंघन इस समय अगर हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर मानवाधिकार का बहुत ही व्यापक रूप से उल्लंघन देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोगों ने कुवैत पर इराक के हमले की बात करें, तो वहाँ पे मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ। जबरदन जो ईरान है उसने कुवैत पर हमला किया। ठीक है, इसके अलावा पूर्वी तिमोर में जो इंडोनेशियाई सैनिक है, उनका जो भी मतलब हमला हुआ, वो भी मानवाधिकार के उल्लंघन का एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है। और मानवाधिकार के बारे में भी आप चीजें बता सकते हैं।
उसके बाद चौथा आप जो खतरे का जो नया स्रोत आप बता सकते हैं वो है शरणार्थी, है ना, शरणार्थियों की समस्या। देखिए इस समय पूरी दुनिया में शरणार्थियों की समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है। अब यार शरणार्थी होते कौन है? देखिए शरणार्थी का मतलब है कि कोई व्यक्ति बहुत सारे व्यक्ति इसमें हो सकते हैं जो अपना देश अपना मुल्क छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। किस कारण से जाएंगे? तो विशेषकर ज्यादातर युद्ध के कारण होता है, या फिर जो आंतरिक जो घटनाएं होती हैं यानी कि गृह युद्ध के कारण भी हो सकता है। घर के अंदर ही कोई समस्या उत्पन्न हो गई, जैसे कि रोहिंग्या मुसलमानों की हम बात करें जो कि म्यांमार से भारत बांग्लादेश जैसे देशों में शरणार्थी के रूप में आते हैं। या फिर आप लोगों ने बांग्लादेश का एग्जाम्पल 1971 में हमारे देश में बहुत सारे बांग्लादेशी शरणार्थी आ गए थे। किस कारण? क्योंकि वहाँ पे 1971 में युद्ध हो गया था, है ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा मारकाट हो रहा था, तो इस कारण बहुत सारे शरणार्थी हमारे देश में आ रहे थे। तो शरणार्थी की भी समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है और बहुत सारे देश शरणार्थियों को नहीं अपनाते हैं। विशेषकर अगर हम देखें तो भाई 1990 के दशक के आसपास, जैसे कि हमारा ये दक्षिणी जो ध्रुव है यानी कि अफ्रीका जैसे देश है, वहां से बहुत सारे शरणार्थी दूसरे देशों में जाते हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। ठीक है, तो शरणार्थी की समस्या आप बता सकते हैं। इसके अलावा है महामारी। महामारी क्या है? देखिए महामारी में HIV एड्स जैसे हम बीमारी की बात कर सकते हैं, बर्ड फ्लू। अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में किसका सामना हम लोगों ने किया है? कोरोना वायरस का सामना किया है। तो ये महामारी है और महामारी भी मतलब काफी तेजी से फैलते हैं एक देश से दूसरे देश में। किसको हम रोक नहीं पाए। रोकने के लिए पूरे वैश्विक समुदाय को क्या करना होगा? काम करना होगा, है ना। अब देखिए 2003 तक अगर हम बात करें तो 4 करोड़ लोग HIV एड्स से क्या थे? संक्रमित थे। 2003 का डाटा बता रखा है, जिसमें से 2 तिहाई तो भाई अफ्रीका से थे और शेष जो 50% है वो दक्षिणी एशिया से है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं इस डाटा में। और इसमें क्या है कि भाई यूरोप के देश जो है या विकसित देश है, उन्होंने एड्स जैसी जो महामारी है उसकी खोज भी कर रखी है। मतलब कहीं हद तक इलाज सक्षम हो पाता है तो वो बच जाते हैं। लेकिन अफ्रीका जैसे गरीब मुल्क की हम बात करें या दक्षिण एशिया के बहुत सारे गरीब देश है, वहाँ पे लोगों को इलाज नहीं मिलता है, जिस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है ना। एबोला वायरस है, हैंटा वायरस है, आपका हेपेटाइटिस C है। ये सारी बहुत सारी खतरनाक बीमारियां है जो कि तेजी से इस समय फैलने लग रही है। ये सारी चीजें आप महामारी में बता सकते हैं। तो दोस्तों ये खतरे के कुछ नए स्रोत थे जो कि मैंने आप लोगों को समझाया है। अब देखिए पहले सहयोग मूलक सुरक्षा की हम बात करेंगे। देखिए इससे पहले जो हमने जो टॉपिक समझा था उसमें हमने खतरे के नए स्रोत की बात की थी, है ना। खतरे के नए स्रोत की अगर हम बात करें तो खतरे के नए स्रोत में हमने आतंकवाद को समझा था, हमने मानव अधिकार की बात कर ली थी, है ना। इसके अलावा गरीबी जो है, निर्धनता, वैश्विक निर्धनता, या फिर हम शरणार्थियों की समस्या की बात करते हैं। तो ये सारे कुछ हम खतरे के नए स्रोत में समझ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले शुरू करेंगे भाई सहयोग मूलक सुरक्षा क्या है, सहयोगात्मक सुरक्षा क्या होता है ना। तो सहयोग मूलक सुरक्षा आप शब्द से ही कुछ समझ पाएंगे। शब्द से अर्थ हमारे को समझ में आता है कि जिसमें क्या होगा, खतरों का सामना क्या करेंगे, देश लोग आपस में मिलकर आपस में सहयोग करके खतरों का सामना करेंगे। ठीक है, देखिए खतरे के बहुत सारे नए स्रोत हमने पिछली वीडियो में समझा था, जैसे कि आतंकवाद की हमने बात की, हमने महामारी या जैसे कि कोरोना वायरस की हम बात कर लेते हैं। तो कोरोना वायरस भी क्या है, एक तरीके से खतरा ही है ना, पूरे वैश्विक स्तर पे खतरा है, पूरी दुनिया के लिए खतरा था। और क्या ऐसे खतरों का सामना कोई एक देश कर सकता था? क्या कोरोना वायरस को कोई एक देश उसको खत्म कर सकता था? इसके लिए क्या था, वैश्विक सहयोग की जरूरत थी। यानी कि पूरी दुनिया के देश जब एक साथ हुए, पूरी दुनिया के देशों ने क्या किया, अपने हिसाब से लॉकडाउन वगैरह लगाने शुरू किए, तो उसके बाद ही जाके हम कोरोना वायरस को खत्म कर सके, है ना। तो हमारे पास खतरे के बहुत सारे नए स्रोत है। ठीक है, जैसे कि आतंकवाद है ना, मानव अधिकारों की हम बहाली की बात करते हैं, या फिर हम गरीबी मिटाने की हम बात करते हैं, या फिर जो शरणार्थियों की समस्या है। तो ये ऐसी समस्या है जिसका समाधान कोई एक देश अपने अकेले दम पे नहीं कर सकता है, बल्कि इसके लिए बहुत सारे देशों का सहयोग चाहिए होगा, पूरी वैश्विक बिरादरी के सहयोग चाहिए होगी। जैसे कि हम वैश्विक तापवृद्धि की हम बात कर लेते हैं ना, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो उसको हम कोई एक देश उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसके लिए भी बहुत सारे देशों का सहयोग चाहिए होगा। सभी देश मिलकर सहयोग करेंगे, जब जाके ही क्या है हम ऐसे खतरों से निदान पा सकते हैं, ऐसे खतरों से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सहयोग मूलक सुरक्षा बोलेंगे। ठीक है, अब देखो सहयोग मूलक सुरक्षा में कौन मतलब क्या जो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो भी क्या करते हैं, सहयोग मूलक सुरक्षा में योगदान देते हैं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आप संयुक्त राष्ट्र संघ की हम बात कर ले तो बहुत सारे देशों को एक साथ मिलाती है ना, एक साथ एकजुट करती है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके अलावा आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, या बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की हमने बात की थी, रेड क्रॉस की हमने बात की, कुछ निजी संगठन हो सकते हैं,
मजदूर संगठन हो सकता है या फिर सामाजिक और विकास संबंधित जो भी संगठन है, वो सभी क्या कर सकते हैं, सहयोग मूलक सुरक्षा में अपना विशेष योगदान दे सकते हैं, इसको बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको सहयोग मूलक सुरक्षा में बताना है। अब देखो, सहयोग मूलक सुरक्षा में हम ज्यादातर कोशिश क्या करते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से हम समस्याओं का समाधान करें, लेकिन कई बार इसमें भी क्या है कि सैन्य बल का इस्तेमाल होता है ना। मान लो कि कोई ऐसा देश है जो कि अपने नागरिकों को बिल्कुल मरने के लिए छोड़ रखा है ना, उनकी बिल्कुल देखभाल नहीं करता है या महामारी में मरने के लिए छोड़ रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सरकार के खिलाफ बल प्रयोग कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं, लेकिन सहयोग मूलक सुरक्षा में हम ज्यादातर शांतिपूर्वक तरीके से समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। ठीक है, अब देखिए आखिरी में एक टॉपिक है भारत की सुरक्षा नीति। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसमें 4.4 हेडिंग आने वाला है जो कि मेन रहेगा। आप हेडिंग को लिखते चलिए और उसको डिफाइन कैसे करना है आप अपने तरीके से कर सकते हैं, बस हेडिंग को आपको याद करना है, हेडिंग क्या बनाएंगे आप। ठीक है, मैं बुक में आपको शॉर्ट में हेडिंग बताने वाला हूँ और उसमें क्या क्या लिखना है आपको सारा कुछ अंडरलाइन करते चलूंगा, तो आप लोग भी इसको लिखते रहे। ठीक है, भारत की सुरक्षा नीति क्या है, यानी कि भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए कौन कौन सी नीति अपनाई है। जैसे कि आपको पता है कि भाई भारत चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, पाकिस्तान है, चाइना है ना। कई बार बांग्लादेश और श्रीलंका से भी हमारा जो है मतलब वैसे संबंध तो अच्छे हैं, लेकिन कई बार मनमुटाव हो जाता है ना। तो भारत, आप जैसे पाकिस्तान की हम बात करिए तो पाकिस्तान से हमने कई बार युद्ध लड़े, जैसे कि 1947-48 में पहला युद्ध हो गया, 65 में हुआ, 71 में हुआ, 99 में आपको पता है 1999 में भी युद्ध हुआ था। चाइना के साथ हमने एक ही युद्ध लड़ा है जो 1962 में लड़ा है। खतरे है, और खतरे के लिए हमने क्या किया, अपनी सुरक्षा नीति के अंतर्गत हमने क्या किया, सैन्य क्षमता को मजबूत किया, है ना। भारतीय सुरक्षा नीति की सबसे प्रमुख जो घटक है, पहला जो घटक है वो है सैन्य क्षमता को मजबूत करना। इसके लिए हमने क्या किया, बहुत सारे आधुनिक हथियार बनाए, विशेषकर परमाणु हथियार हमने बनाए, है ना। आपको पता है कि परमाणु हथियार हमने कब प्राप्त कर लिया था, वैसे तो पहला मतलब हमारा परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा 1998 में हमारा दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ, तो हमने परमाणु हथियार प्राप्त किए। इसके अलावा बहुत सारे हम आधुनिक हथियारों को बनाते हैं या फिर दूसरे देशों से खरीदते हैं, ताकि हम अपने सैन्य क्षमता को क्या कर सके, मजबूत कर सकते, ताकि कोई भी दूसरा देश हमारे ऊपर आंख उठा के देखने से पहले 4 बार सोचे, है ना। ठीक है, ये हो गया हमारा सबसे पहला घटक, हो गया सैन्य क्षमता को बढ़ाना। दूसरा है हमारा कि अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनको मजबूत करना, अंतरराष्ट्रीय जो कायदे हैं और जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं उनको मजबूत करना है हमें। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की हम बात कर लेते हैं, है ना। भारत ये चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ काफी ज्यादा पावरफुल हो, जो वैश्विक स्तर पर जो फैसले है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा लिया जाए, है ना। आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की भी नींव डाली थी यहाँ पे। तो आपको पता है शीत युद्ध के समय काल में महाशक्तियों से खेमे से दूर रहने के लिए गुटनिरपेक्षता की नींव रखी थी, जिससे कि विश्व में शांति व्यवस्था कायम हो सके, है ना। नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की डिमांड भारत ने की थी शीत युद्ध के समय काल में, जिससे कि जो अल्प विकसित देश है उनका विकास हो सके। उनके विकास के लिए भारत ने क्या किया था, क्योटो प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किया था 1997 में, जो कि मतलब वैश्विक तापवृद्धि पर काबू पाने के लिए ही जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो हुआ था। आप अगले चैप्टर में इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मतलब भारत ने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय जो भी कायदे है, जो भी कानून है, जो भी नियम वगैरह बनाए जाते हैं उसको और ज्यादा मजबूत करना चाहता है ना। उसके मतलब अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से फैसले लिए जाए, इस पर जोर देता है भारत। एक पॉइंट तो ये बता दी। इसके अलावा ये तीसरा पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें है कि अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी, यानी कि जितने भी भारत के अंदर जो भी समस्या है उसको उससे निपटने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, है ना। तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि भारत के अंदर ही बहुत सारी समस्याएं है, बहुत सारे अलगाववादी आंदोलन चलते हैं, उग्रवादी आंदोलन होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि नागालैंड, मिजोरम और पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्र को अलग, भारत से अलग करने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलते हैं। जैसे खालिस्तान, पंजाब को अलग करके खालिस्तान बनाने की मांग की जाती है, या फिर जो जम्मू कश्मीर है उसको पाकिस्तान में मिलाने की बात बहुत सारे लोग, जो उग्रवादी लोग हैं वो करते हैं। तो इस तरीके से भारत में अंदरूनी समस्याएं हैं, तो भारत को क्या करना चाहिए, जो अंदरूनी समस्या है उसके समाधान के लिए, उससे निपटने के लिए भी बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। ये आप तीसरे पॉइंट में बता देंगे। ये सुरक्षा का तीसरा घटक हो गया। चौथा है आर्थिक विकास। हाँ, हेडिंग आपको दिखा देता हूं मैं, अगले पेज पे है। हाँ, यहाँ पे आखिर में भारत क्या कर सकता है भाई, अपना अर्थव्यवस्था का विकास कर सकता है। मतलब अर्थव्यवस्था का विकास भी बहुत जरूरी है सुरक्षा के लिए, क्योंकि आप मतलब आपके देश में विकास नहीं हो रहा है। विकास ना होने का मतलब है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, असमानताएं बढ़ रही है, जो कि कहीं ना कहीं देश के लिए क्या है, खतरा है।
तो सरकार, भारतीय सरकार को क्या करना चाहिए कि अपनी अर्थव्यवस्था के विकास पर जोर देना चाहिए, और इसके अंतर्गत गरीबी को दूर करना होगा, है ना, असमानताओं को कम करना होगा, यानी कि जो गरीब और अमीर लोगों के बीच में जो असमानताएं हैं, मतलब जो खाई है, उसको हमें कम करने पे जोर देना चाहिए, और जो समृद्धि है, विकास है, उसका फायदा सभी को मिल सके, इस चीज़ पर हमें जोर देना चाहिए। ठीक है, इसमें आप चौथे पॉइंट में ये चीज़ें बता सकते। तो भारतीय सुरक्षा नीति के चार घटक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भारत को क्या करना चाहिए भाई, अपने सैन्य क्षमता को मजबूत करना चाहिए। दूसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो कायदे बनाए गए हैं उसको मजबूत करना चाहिए। इसके अलावा अंदरूनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, और आखिर में अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहिए। ये हमने आखिरी में यहाँ पे समझा इस जगह पे। ठीक है, तो आगे आप देखेंगे कि भाई आपका ये जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कोई टॉपिक ऐसा नहीं रह गया जो कि मैंने आपको नहीं समझाया है। इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे फिर भी मतलब कुछ ना कुछ कमियां निकाल लेते हैं कि भाई हाँ भैया आपने ये टॉपिक छोड़ दिया। देखो यार, बॉक्स में ना, जैसे बॉक्स कई बार, जैसे हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बॉक्स होते हैं, इसमें तो वैसे कम बॉक्स है, तो बॉक्स के ऊपर मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि एनसीईआरटी लाइन में जो मेन लाइन दे रखा है ना, उसको मैं वीडियो में समझाऊँ। बाकी जितने भी बॉक्स वगैरह दे रखे हैं उसके ऊपर मैं आपको पता है कि अलग से वीडियो बनाता हूँ, तो बॉक्स के लिए आप लोग अलग से वीडियो का इंतजार करें यार। और बाकी पॉलिटिकल साइंस में उतने बॉक्स तो है नहीं, देख लीजिए, जैसे कि इसी चैप्टर की हम बात कर लेते हैं, इस चैप्टर में कहाँ ही बॉक्स दे रखा है, बॉक्स तो दे ही नहीं रखा है। तो पूरा चैप्टर मतलब हर एक चीज़ को मैंने कवर करवाने की कोशिश की है। ठीक है, और हिस्ट्री में बॉक्स वगैरह दिए होते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसके लिए अलग से मैं बॉक्स के ऊपर अलग से वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, सो वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार। मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।